हूँ कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए और सोनी जी की नशिया के बारे में हमें कुछ बताइए। मन में आया कि मैं एक शाश्वत पंचकल्याण की रचना कर देता हूँ। जो इसका हॉल बना हुआ है, उस हॉल को बनने में भी लगभग 250 कारीगरों ने 8 साल तक काम किया। सोनी जी की नसिया का जो हॉल है पंचकल्याणक वाला, वो उन सारी वर्ल्ड क्लास जो क्रिएशंस हैं उनसे किसी दृष्टि से 19 नहीं है। इट इज सो रिच इन आर्ट हम्म। एंड आर्किटेक्चर। हम हमारा एक छोटा सा घर बनाने जाते हैं, हाँ। वो हमसे 1.5 साल में नहीं बनता, और 1.5 साल में इतनी बड़ी नसिया जी जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो है ना लोगों को नहीं पता है नशिया जी के बारे में, जो आप उन्हें चाहते हैं कि उन्हें पता चले। का अर्थ वो उपलब्ध नहीं है। मगर चांदी सोने की प्रतिमा है, असली जो उनकी हमारे पुरखों की पन्ने की माइंस थी, उनमें से निकले हुए पन्ने की प्रतिमा, स्फटिक मणि की प्रतिमा गए थे, तो वो वहाँ राजा से भी मिलकर के आए थे। और क्योंकि उनका ब्रिटिशर्स में बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस था, 1960 का एक कागज मेरे पास रखा हुआ है, लाहौर प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ, जिसमें जेन्स को ब्रिटिशर्स ने परमिशन दी है दिल्ली में रथ यात्रा निकालने की। नारियल लेते और हर एक जने को बांटते, आधा काटते, उसको रख देते, उसमें जो संपन्न व्यक्ति था तो उसको बादाम भर के, हम्म। थोड़ा मदद की जरूरत थी तो उसमें चांदी के सिक्के भर के, और जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी उसको सोने की गिन्नी और मोहर डाल के। तो ही वाज नोन एज अ जैन सेंट। ब्रिटिशर्स तो उनको वही बोलते थे, इज अ जैन सेंट। नोटिसेबल उसमें थी कि है ना, उसमें ब्रिटिश आर्मी के थोड़े से वो स्क्रप्चर्स भी थे हाँ, उस दैट इज इसके राइट। नाम वो में। क्या है कि क्योंकि ये जयपुर में बना, हम्म। और जयपुर के अंदर ब्रिटिशर्स का एक आर्मी की ट्रुप रहती थी, और ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस के बाद आर्मी की ड्रेसेस और ये सब चीजें इंट्रोड्यूस। जैसे कि आप बैलेंस कैसे करते हो वहाँ की मंदिर की पवित्रता को भी और साथ ही साथ जो टूरिज्म की एंट्रीज वहाँ पे होती हैं। उन्होंने विजिटर एंट्री गेट अलग कर दिया और टेंपल गेट एंट्री गेट अलग कर जय जैन सभी को। तो आज का पॉडकास्ट एकदम खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक इतिहास, एक विरासत और एक आध्यात्मिक अद्भुत कल्पना का प्रतीक है। सोनी जी की नशिया यानी अजमेर जैन टेम्पल। और हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही माननीय व्यक्ति, श्री प्रमोद सोनी जी, जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं। इनका परिवार ही इस मंदिर के निर्माण के पीछे है और आज भी इस परंपरा को जीवित रख रहे हैं। उस इतिहास और आस्था को संभालते हुए इस मॉडर्न समय में भी वो इस महिमा को बनाए रखते हैं। आज हम जानेंगे स्वर्ण नगरी की कहानी, इस मंदिर की अनोखी कल्पना, जैन धर्म का मूल्य, और ये भी समझेंगे कि आज के युग में इस विरासत को संजो कर रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक सफ़र सोनी जी की नशिया के अंदर की कहानी और भावनाओं के साथ, सिर्फ यहाँ और सिर्फ श्री प्रमोद सोनी जी के साथ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो सर, मैं आपसे फर्स्ट सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए और सोनी जी की नशिया के बारे में हमें कुछ बताइए। सोनी जी की नसिया मेरे 6 पीढ़ी पहले जो ग्रैंडफादर हुए थे, राय बहादुर सेठ मूलचंद जी सोनी, उनका विजन था और उन्होंने इसका निर्माण कराया था। मैं ये निर्माण 1865 में कंप्लीट हुआ था। मंदिर पोर्शन का निर्माण कंप्लीट होने के बाद 1870 में वो इंदौर एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में गए। उनको उस समय ना रोड कंडीशंस अच्छी थी, बैलगाड़ी पे और घोड़े गाड़ी पे बैठ के वहां जाना पड़ा। 1 महीना पहुंचने में लगा, और 1 महीने में जब वहां पहुंचे और पंच कल्याणक जब उन्होंने अटेंड किया, तो उनके भावों में बहुत विशुद्धि आ गई, और उनको लगने लगा कि मैं संपन्न था। लोग इक्का दुक्का ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे, बड़ा ग्रुप बना के ही ट्रैवल करते थे, तो क्योंकि लूटपाट और रास्ते में हो जाती थी, लॉ ऑर्डर वगैरह अच्छा नहीं था। उनके मन में आया कि पंच कल्याणक उस जमाने में 25-30 साल में एक बार होता था। उनको मन में आया कि मैं एक शाश्वत पंच कल्याणक की रचना कर देता हूँ, और जिससे लोग कभी भी आकर के उसका दर्शन करके
वो सारी क्रियाएं आंखों से देख के अपने भावों में विशुद्धि ला सकते हैं। ये सोच करके उन्होंने 1870 में इंदौर से वापस आकर के इस पंचकल्याणक रचना का निर्माण चालू कर दिया। ये निर्माण जयपुर में हुआ और इसको बनने में 25 वर्ष करीब करीब लगे। 1895 में ये बनकर के जयपुर में तैयार हुई और जयपुर में तैयार होकर के फिर इसको अजमेर शिफ्ट किया। वहाँ जयपुर में इसका एग्जीबिशन हुआ और एग्जीबिशन होकर के फिर इसको अजमेर में लाया गया और यहाँ जो आज वर्तमान हॉल है इसके अंदर इसको डिस्प्ले किया गया। 1895 से ये यहाँ डिस्प्लेड है। और अजमेर में भी जो इसका हॉल बना हुआ है, उस हॉल को बनने में भी लगभग 250 कारीगरों ने 8 साल तक काम किया। ये रचना जब जयपुर में डिस्प्ले हुई तो एक इतना बड़ा आर्ट का वर्क उस जमाने में भी कहीं नहीं था, मगर बहुत ख्याति हुई, बहुत बड़ा मेला हुआ। मगर कम्युनिकेशन के आज जो साधन हैं, ट्रांसपोर्टेशन के आज जो साधन है, उस जमाने में नहीं थे, मगर फिर भी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से जैन और जैनेतर समाज दोनों में इसकी बहुत ख्याति फैली और इस तरह से इसके बनने के पीछे की ये इतिहास। अगर आपको ऐसा आइडिया हो कि जो मूलचंद सेठ जी थे, उन्होंने क्या इंस्पिरेशन उनको आई कि ऐसा बनाना चाहिए हमें? आचार्य जिन सेन द्वारा रचित आदि पुराण में इसका पूरा वर्णन है। उस वर्णन के आधार पे वे जयपुर के प्रकांड विद्वान पंडित सदासुख जी के परम अनुयायी बन गए थे और 20 साल की अपनी उम्र में वो बहुत पंडित जी का सानिध्य प्राप्त करके बहुत अच्छा उन्होंने ज्ञान अर्जन कर लिया था और उनकी स्वाध्याय में और धार्मिक क्रियाओं में बहुत रुचि थी। उनके पिताजी भी एक संपन्न व्यक्ति थे, मगर मूलचंद जी सोनी जो थे वो एक अलग ही लेवल में थे और उन जैसा इधर के 1500 साल में शायद ही कोई व्यक्ति हुआ हो जैन समाज में जो लक्ष्मी पुत्र भी था और सरस्वती पुत्र भी था। उन्होंने पंडित जी ने सारा डिजाइनिंग, सारी रूपरेखा बना के दी। उस जमाने में ना कोई कंप्यूटर था, ना कोई ड्राइंग्स थी, सिर्फ जो आदि पुराण वगैरह के अंदर लिखा हुआ है उसके आधार पे कल्पना से इस सारी चीज का निर्माण हुआ। पहले उन्होंने नसिया का निर्माण किया, इसके पहले वो एक मंदिर का निर्माण कर चुके थे जब उनकी उम्र मुश्किल से 25 वर्ष की थी। करीब करीब स्व अर्जित धन से उन्होंने उसको निर्मित किया था और वो भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जिसमें प्रथम स्वर्णिम समोशरण की रचना है और रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। तो उनको उसको निर्माण को करने के बाद में उनको एक आइडिया हो गया कि जैन मंदिरों का निर्माण किस तरह से किया जाता है। तब उन्होंने नसिया का निर्माण किया और बाद में उन्होंने पंचकल्याण की रचना का भी निर्माण किया। पंचकल्याण की रचना के निर्माण में भी 3 रचनाएं ऐसी थी जो उस जमाने में वो अपनी लाइफ टाइम में उसको डिस्प्ले नहीं कर पाए। वो रचनाएं थी 225 स्वर्ण कमल पे भगवान का केवल ज्ञान के बाद विहार, और एक रचना थी हस्तिनापुर में मुनि ऋषभ देव का प्रथम आहार, और तीसरी रचना है कैलाश पर्वत पे ऋषभ देव का आखिरी समोशरण, भरत चक्रवर्ती का वहां जाकर के उनके दर्शन करना और बाद में प्रेरणा पाकर के 72 स्वर्णमयी जिनालयों का निर्माण। ये 3 रचनाएं 1895 से भी पहले से बनी हुई रखी हुई थी और इन रचनाओं को अभी 2 वर्ष पहले हमने नीचे जो एक हॉल था जिसको कि हम एक गोदाम की तरह इस्तेमाल करते थे, मगर उसमें भी इतना लाजवाब कारीगरी थी कि एक अचानक एक दिमाग में आइडिया आया कि इसको, इन सारी रचनाओं को यहाँ डिस्प्ले किया जा सकता है। और फिर हमने उसके ऊपर कार्य आरंभ करके पूज्य आचार्य वसुनंदी जी महाराज के सानिध्य में आज से लगभग 2.5 साल पहले उन रचनाओं का लोकार्पण करके और उनको पब्लिक के लिए खोल दिया। तो ये इसके निर्माण की पूरी जो बैकग्राउंड है वो ये है। अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के मूलचंद जी सोनी थे
उनकी जगह जगह भारतवर्ष में व्यापार फैला हुआ था और हर जगह प्रेफरेंस जो है जैन समाज के लोगों को दी जाती थी काम करने में। उस समय जैन समाज गांवों में ज़्यादा रहता था और धीरे धीरे शहरों में माइग्रेट, जैसे जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी वैसे माइग्रेट कर रहे थे। हर दुकान में कहीं ना कहीं शास्त्र का, जिनवाणी का, प्रचार प्रसार का कोई ना कोई कार्य होता था। किसी ज़माने के अंदर जिनवाणी को छपाने के अगेंस्ट, ये छपाई की तकनीक नई नई आई थी, तो जिनवाणी को छपाने के अगेंस्ट में निर्णय हुआ, क्योंकि उसमें जो इंक काम में आती थी उसमें जेलेटिन था और जेलेटिन एक अभक्ष्य पदार्थ है और जैन समाज में इसका उपयोग वर्जित है। तो क्योंकि जिनवाणी को हम अभक्ष्य पदार्थ से नहीं छाप सकते, अब जिनवाणी का प्रचार प्रसार कैसा हो? तो उस जमाने में उन्होंने अपनी जो जयपुर की गद्दी थी वहां विद्वानों को बिठाया और विद्वानों को बिठा करके और शास्त्रों को हस्तलिखित रूप में कॉपी कर करके और अलग अलग जगह जहां से डिमांड आती थी वहां भेजना शुरू किया। इस तरह से जिनवाणी प्रचार प्रसार में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। 1853 में वो एक बहुत बड़ी संघ को लेकर के और रथ को लेकर के लगभग 1000 आदमियों के यात्रा संघ को लेकर के सम्मेद शिखर जी यात्रा करते गए 1853, जब उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। उनके पिताजी भी साथ थे, मगर वो पिताजी रिटायरमेंट ले चुके थे करीब करीब, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। 10 महीने में वो यात्रा संघ सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके वापस लौटा। जगह जगह क्योंकि उनके अगेन जैसा मैंने बताया उस जमाने में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब थी, मगर इतने बड़े यात्रा संघ को ले जा करके और वो सम्मेद शिखर जी की यात्रा, उस जमाने में कोई बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता था जो इतना ट्रैवल करके और सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके आ जाए। 1000 आदमियों को उस जमाने के अंदर लेकर के जाना और यात्रा करा के सकुशल वापस ले आना छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं। मगर वहां जाकर के भी और जब उस पर्वत की महिमा को उन्होंने महसूस किया तो उनको लगा कि ये तो, इसके तो कण कण से एक मोक्षगामी जीव मौजूद है, इसके हर कण में, मैं ऐसी धरती पे पांव कैसे रख सकता हूँ? तो वो पहाड़ की उन्होंने वंदना नहीं करी, नीचे से ही पूरे तेरापंथी कोठी के पीछे एक उन्होंने चबूतरे का निर्माण कराया और वहीं से दोनों टोकों का दर्शन होता है, वहीं से दोनों टोकों का दर्शन किया, मगर पहाड़ की धरती पर नहीं चढ़े। ऐसी भावों की विशुद्धि उनमें थी। पंडित जी के, सदाशिव जी के क्योंकि संपर्क में आ गए थे, तो उस समय उनको बिल्कुल जिनवाणी का जो स्वरूप में जिसको इसको जाना जाना चाहिए उस स्वरूप में उन्होंने उसका पूरा स्टडी करी और स्वयं इतनी परिपक्वता आ गई कि वो खुद शास्त्र गद्दी पे बैठ के प्रवचन करने लगे और यह शास्त्र गद्दी पे बैठ के प्रवचन करने की परंपरा उनके परिवार में अगली 5 पीढ़ी तक चलती रही, जो शायद ही किसी भारतवर्ष के किसी परिवार में हो। 1895 के आसपास पंडित एक गोपाल दास जी वरैया थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे। वो मूलचंदी सोनी के यहाँ काम किया करते थे, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनको आगे करके मूलचंदी सोनी ने और भारतवर्ष के सारे जो श्रेष्ठी वर्ग था उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का गठन किया और राजा लक्ष्मण दास जी मथुरा वाले को अध्यक्ष बनाया और वह स्वयं उपाध्यक्ष बने। उसके बाद भागचंद जी सोनी जो कि मेरे दादाजी थे, उनके समय तक ये महासभा का कार्यालय अजमेर में ही रहा और अजमेर से पूरी दिगंबर जैन समाज एक तरह से संचालित होती रही। समाज में उस जमाने में बहुत एकता थी, कहीं विरोधाभास नहीं था। और जबकि 1920 के पहले मुनि दर्शन उपलब्ध नहीं थे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में थोड़े से थे। और 1920 के आसपास आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण से विहार करते हुए उत्तर भारत में आए। हमारे परिवार का उनके विहार में बहुत बड़ा योगदान था और उसके बाद मुनि परंपरा चालू हुई
आश्चर्य होता है कि बिना किसी मुनियों की प्रेरणा के मूलचंद जी सोनी, नेमीचंद जी सोनी, इन लोगों ने इतने बड़े बड़े निर्माण उस जमाने में करवा दिए। न मशीनें थी, न इलेक्ट्रिसिटी थी, न लोहा था, ये कुछ भी चीजें नहीं थी, फिर भी ऐसे अजूबे उन्होंने क्रिएट कर। ये जनरेशन्स की फ़ोटोज़ हैं, आप बता सकते हैं कि कौन कौन है इनमें फ़ोटोज़ में? ये पहली फोटोग्राफ राय बहादुर सेठ मूलचंद जी सोनी, दूसरी फोटोग्राफ इनके सन राय बहादुर नेमीचंद जी सोनी, उनके सन राय बहादुर टीकमचंद जी सोनी, उनके सन राय बहादुर सर सेठ भागचंद जी सोनी, ये उनके ब्रदर हैं। उनकी चाइल्ड डेथ हो गई थी बहुत पहले, और वो मेरे पिताजी प्रभाचंद जी सोनी। 1933 में ही आचार्य शांति सागर जी महाराज का चतुर्मास ब्यावर में चल रहा था। उसके बाद वो अजमेर आए और अजमेर नसिया जी में उनका 2 दिन का प्रवास हुआ। फिर दोनों संघों ने यहाँ से विहार किया। उसके बाद धीरे धीरे संघ बढ़ते गए। उसके बाद शायद ही कोई ऐसा प्रोमिनेंट संघ हो जो अजमेर नहीं आया हो और जिसने नसिया जी में प्रवास नहीं किया हो। और आचार्य श्री के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी जब अजमेर में आए, उसके बाद से तो खैर मुनि दिखने भी ज्यादा हो गए। और आचार्य श्री की दीक्षा के बाद एक माहौल ही बदल गया। मतलब एक वो लोगों को लगने लगा, वैराग्य की भावना उत्पन्न होने लगी, और लगने लगा कि अगर कोई 22 साल का व्यक्ति दीक्षा ले सकता है तो उससे बहुत जनों को प्रेरणा मिली। और आज हम जितने मुनि देख रहे हैं अपने सामने, ये आज से 100 वर्ष पहले तो कल्पना के बाहर की चीज थी। तो ये बहुत बड़ा वो है कि कैसे, मतलब एक पूरा इतिहास है कैसे शांति सागर जी महाराज आए, कैसे उन्होंने जो है प्रॉब्लम्स फेस करी, और ये श्रेष्ठियों ने किस तरह से अपने कनेक्शन यूज करके और उन लोगों को जो है वो नग्न दिगंबर मुनि, हैदराबाद स्टेट मुस्लिम स्टेट, विहार नहीं कर सकता। और वो मुसलमान राजा थे अपने खुद के देशों के। मतलब इंडिया वॉज एक्चुअली नेवर इंडिया। इंडिया वॉज पार्ट्स मेड था, अप ऑफ अलग अलग 544 रूलिंग स्टेट्स, कंट्रीज। रूलिंग कंट्रीज। हैदराबाद में निजाम का कानून चलता था, वो किसी को मरवा दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और मुस्लिम मतलब कोई जानता भी नहीं था ना इस कल्चर को, मगर इन लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके और विहार करवाया, हर जगह विहार करवाया। एक बड़ी खास बात थी, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को लूटा, मगर उन्होंने एक सिस्टमेटिक काम करने का तरीका हमको सिखाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। और उनके पीरियड के अंदर जो हमारे मंदिर बने और जो हमारा धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और जो मतलब लोगों का इस तरफ रुझान बढ़ा, जैसे आप कभी हिस्ट्री उठा के देखो, करीब करीब सारे मंदिर 1750 के बाद बने हुए हैं नॉर्थ इंडिया मोस्टली, सारे के सारे शहरों में। जयपुर में 300 मंदिर बताते हैं पुराने शहर में, सब 300। यस पुराने शहर। नए शहर में तो और बहुत बन गए, चैत्यालय गृह चैत्यालय सब मिला के इतने हैं। तो वो सब पिछले 250-300 साल के हैं अंग्रेजों ने। कितना पनपा है, उन्होंने किसी की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफियर नहीं किया, जो जो कि पहले मुगल पीरियड में मुगल ऐसा पीरियड नहीं में था। बहुत हुआ मुगल करता पीरियड था। में ऐसा नहीं था, एक्सेप्ट औरंगजेब। औरंगजेब ने सारा खराब किया, ही वॉज वेरी इंटॉलरेंट। बाकी और किसी का ऐसा नहीं, सबके टाइम में। शाहजहां के टाइम में हमारा लाल मंदिर बना दिल्ली, देखो शाहजहां की पेट्रोनेज मिली उसमें हमको, तो कैसे। आपके आगरा का बनारसी दास जी का नाम सुना है? पंडित बनारसी दास जी, जिन्होंने तेरा पंथ को और प्रोपोगेट किया सबसे ज्यादा, ही वाज ए नॉन जैन। उनकी हिस्ट्री मालूम है? शाहजहां उनके पास आकर के उनके साथ शतरंज खेलता था। डू यू नो? यू माइट नो। नॉट बी नोइंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हमारे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने नशिया जी नहीं देखा है, और ना ये फेमस है सोनी जी की नशिया के लिए, जो कि सोने से पूरी नशिया बनी हुई है। तो आप इसके बारे में और इसकी थोड़ी सी स्टोरी हमारे व्यूअर्स को बताइए। जैसा मैंने बताया कि इसका निर्माण के पीछे का हम्म। इतिहास क्या है, हाँ जी। ये अलग अलग स्टेजेस में बनी।
अगेन जब बनी थी तब स्टील नहीं था, और निर्माण के दौरान स्टील आना शुरू हुआ। पहले ये वरंडे जितने हैं नसिया के, जितने आज जिन जो सभा गृह हैं, तो वो सब टीन के थे, कच्चे रूफ्स। उस समय लॉर्ड किचनर वॉज वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वो अजमेर आए। उन्होंने राय बहादुर नेमीचंद जी सोनी को एडवाइस किया कि आप स्टील का यूज करके इन सारे वरंडाज को पक्का कर दीजिए। उनकी एडवाइस मान करके 1905 या 1904 के आसपास ये सारी चीजें पक्की करी गई। वो पत्थर के पिलर्स लगाए गए, जो कि कैसे उस जमाने में बनाए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तब भी नहीं थी। वो सब निर्माण हुआ, और ये सब करते करते लॉर्ड किचनर वॉज वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जिन्होंने वो शिमला के अंदर वाइस रीगल लॉज और सिसिल और वो सब प्रॉपर्टीज भी शायद, जो ओबरॉय वन विलास वगैरह है, वो भी सब शायद उनका ही बनवाया। मेरे को एक जगह कहीं लिखा हुआ मिला ये सब चीज। तो ये सारा कंप्लीट हुआ जो आज जिस रूप में दिख रही है नसिया। उसके बाद 1933 के अंदर इसका जो मानस स्तंभ है, जो कि 82 फीट ऊंचा है, इसकी नींव रखी गई आचार्य कल्प चंद्र सागर जी महाराज की प्रेरणा से, राय बहादुर टीकम चंद जी सोनी के द्वारा। फिर इसकी प्रतिष्ठा हुई। मगर जो मुख्य चीज है पंच कल्याण, आज भी लोग नहीं समझ पाते हैं। कई जने आकर के बोल जाते हैं ये तो नेमिनाथ भगवान की बारात है। गलत है। ये पंच कल्याण की रचना है। पंच कल्याण का एक एक दृश्य उसमें दिखाया हुआ है। उसके अंदर जो है मध्यलोक की रचना है, भगवान का सुमेरु पर्वत के ऊपर में जन्माभिषेक है, और नंदीश्वर द्वीप के चारों कोनों पे नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय हैं। ये सब कुछ वहां पे है, और सब कुछ दीवारों पे लिखा हुआ है। और ये जब बनाया, क्योंकि अयोध्या नगरी स्वर्ण की कुबेर ने रच दी थी गर्भ कल्याण के समय, गर्भ में भगवान के आने के 6 महीने पूर्व, इसलिए ये पूरी अयोध्या नगरी स्वर्णमयी बनी। लोगों को एक भ्रम है कि ये पूरी ठोस सोने से बनी हुई है। नहीं, इस पे सोने की परत चढ़ी थी। इसी तरह से लोग समझते हैं कि इसमें 1000 किलो सोना लगा हुआ है, 400 किलो सोना लगा हुआ है। मूलचंद जी सोनी एक विजनरी थे। वो जानते थे कि जमाना ऐसा आएगा जब इन सब चीज़ों की वैल्यूएशन, मतलब इनका असेसमेंट इनकी वैल्यू से और मॉनेटरी टर्म्स में होनी शुरू हो जाएगी, विच ही नेवर वांटेड। वो चाहते थे कि आप आकर के भगवान के जो पंच कल्याणक है, आप उस पर कंसंट्रेट करिए, आप उससे प्रेरणा लीजिए। वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं थे, तो उन्होंने न तो अपने पीछे कोई रिकॉर्ड छोड़ा कि इस नसिया जी के निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ, कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं पता कितना सोना लगा, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जितनी बातें हैं वो सब किंवदंतियों के आधार पे हैं, इनका कोई बेस नहीं। उस जमाने में क्या है कि कुछ भी फॉल्सहुड होता नहीं था, हर चीज़ रिकॉर्ड होती थी, हर चीज़ रिकॉर्ड होती थी। और पैरेलल इकोनॉमी कुछ होती नहीं थी, तो सब कुछ रिकॉर्डेड रहा करता था। तो सब कुछ उनकी बहियों में लिखा हुआ था, मगर उन्होंने कोई रिकॉर्ड मतलब कभी पब्लिक करने की, उसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता था। मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत इन चीज़ों को निकालने की कोशिश करी, ट्रेस करने की कोशिश करी, मगर कुछ भी मालूम नहीं चला कि क्या इसमें बनाने में क्या खर्चा आया, या क्या उसका कितना गोल्ड यूज हुआ, कुछ पता। इसकी जो सीलिंग है ना, अभी देखा है कि ऐसे बॉल्स जैसे वो हैं, तो उसका भी कुछ मीनिंग है या फिर ऐसा कुछ? वो डेकोरेटिव है, वो अच्छा। सब डेकोरेटिव है। और वो लोग बाग बोल देते हैं सिल्वर बॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं। लोग टूरिस्ट को बोल देते हैं अंदर जो है ज्वेल्स और प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब कलर्ड ग्लास है। कलर्ड ग्लास को इतनी खूबसूरती के साथ यूज किया गया है, डबल लेयरिंग करके यूज किया गया है कि आप इंडिया में तो ऐसा कोई हॉल है ही, वर्ल्ड में चले जाइए। मैं करीब करीब पूरा वर्ल्ड घूम चुका। मैंने जो एक से एक बढ़ के जो मॉन्यूमेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड में मौजूद हैं, यूरोप में, मैंने करीब करीब सारे देख रखे हैं। चाहे वो पैलेस ऑफ वर्साई हो, चाहे सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी हो, चाहे जार के पैलेसेस हो, चाहे ऑस्ट्रिया के पैलेसेस हो, मैंने सब देख ली। अपना
सोनी जी की नसिया का जो हॉल है पंच कल्याणक वाला, वो उन सारी वर्ल्ड क्लास जो क्रिएशंस हैं उनसे किसी दृष्टि से 19 नहीं है. इट इज सो रिच इन art and architecture. This I can say because I have seen the work. It is beautiful. कभी अंदर आप जाके देखिए. मैं जब मुनिराज अजमेर आते हैं और उनको हम अंदर हॉल में प्रवेश करा करके दिखाते हैं, वहाँ पे वो बारीकी से एक एक चीज हमको समझाते भी हैं. हमको बहुत चीजें देखने का सीखने का उनसे मौका मिलता है, क्योंकि वो एक एक चीज में क्या 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 कहानी घुसी हुई है हमें नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम. अभी निर्मत सागर जी और वो नीरज सागर जी महाराज, उन्होंने ऊपर जो विमान उड़ रहे हैं, तो हमने तो कोई कभी ध्यान ही नहीं किया वो विमान क्या है. हाँ, तीर्थंकरों का जन्म हो रहा है तो तीनों लोगों के अंदर जो है उत्सव मन रहा है. मगर फिर उन्होंने हमको बताया कि उत्सव तो मन रहा है, मगर ये सारे वो ज्योतिष विमान है और इनका सारा एक कैलकुलेशन है, ये सारे उस कैलकुलेशन से लगे. तो हम तो जब उनका भी कैलकुलेशंस है ऊपर हाँ, जो है. जो कैलकुलेशन. इसी तरह से मध्यलोक की जो रचना है, बीच में सुमेरु है, पंचमेरु बने हुए हैं, और उसके जो द्वीप समुद्र का समूह है वो एक एक एक्यूरेट बना हुआ है. कितने द्वीप कितने समुद्र ऊपर की मंजिल से अगर आप देखेंगे तो उसमें से निकलने वाली नदियां वो सब क्लियर बनी हुई. समुद्र, द्वीप, रिंग शेप में जो हमारे तत्वार सूत्र के जो तीसरे अध्याय में आता है, सब कुछ बनाया हुआ है. और ये सब उन्होंने अपनी इमेजिनेशन के बस जो उसमें बनाया. शास्त्रों में जो वर्ण है उसके आधार पर अंदर जो सिटी बनाई है अयोध्या नगरी, उसमें इतनी बारीक कारीगरी करी गई है कि अगर उसके महल की छत के ऊपर बैठ के कोई कुछ पढ़ रहा है तो उसके ऊपर भी लिखावट है. हर छत की डिजाइन अलग है, हर छत पे सोने का काम है, हर एक की डिजाइन अलग है. इतनी सारी प्रजाजन सेना सब चल रही है जन्म कल्याण के जुलूस में उत्सव मनाते हुए. किन्हीं दो फिगर्स के वस्त्र एक से नहीं है, हर एक की पेंटिंग अलग है. कितनी कारीगरी डाली है, कितना कार्य किया है, कल्पना के बाहर. हम थोड़ा सा रिपेयर मेंटेनेंस कराने जा रहे हैं, कारीगर ढूंढना, उनसे इस लेवल की कारीगरी कराना, और फिर उसका व्यय, कांट इमेजिन क्या कितना बड़ा एफर्ट उस जमाने में लिया गया हो. हमने नीचे जो 3 वेदियां हैं इनका पुनर्निर्माण करवाया था 2003 में. 2003 से चालू किया, 2005 में कंप्लीट किया. हमने बहुत कोशिश करी कि हम इसमें उसी लेवल की कारीगरी कर लें जिसमें ये नहीं लगे कि ये 150 साल पुरानी नरसिंह जी के समय का बना हुआ नहीं है, बाद में बनाया है. तीनों वेदियां नहीं बनी, मगर अनजान व्यक्ति जब आता है वो देख करके नहीं पहचान पाता कि ये वेदियां बाद में बनी होगी. मगर हम जानते हैं कि हम उस जो पुरानी कारीगरी है उसका 25% भी अचीव नहीं कर पाए जो लेवल वो था. क्योंकि इसकी जो प्रतिमा जी है, मूल वेदी, उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी. पंडित सदाशिव जी कासली वाले, जयपुर वाले, जिन्होंने इसको पूरी कल्पना वगैरह करी थी, उनकी समाधि यहाँ नसिया में ही हुई. वो उनके आखिरी 25 वर्ष अजमेर में बीते, और उस समय शायद उनकी समाधि नजदीक आ रही थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी में नसिया के अंदर वेदी प्रतिष्ठा शायद करने की भावना आई. ये सिर्फ अंदाज से बोला जाता है. तो जो नरसिंह जी का जो इतना विशाल स्वरूप है उसको देखते हुए जो मूल नायक भगवान थे वो बहुत छोटे, सिर्फ 1.25 फुट के. इतनी विशाल नसिया और मूल नायक भगवान 1.25 फुट के. ठीक है, 1935 के आसपास हमारे दादाजी के को ये सलाह मिली कि बड़े आदिनाथ भगवान निर्माण करवा करके और विराजमान किए जाए. ठीक है, उन्होंने बात मान ली.
हमारे घरेलू पंडित जो थे वो थे पंडित नरसिंह दास जी। उनको दादा साहब मूलचंद जी करीबन 1885 के आसपास से आगरा से अजमेर लेके आए थे। बहुत प्रकांड विद्वान थे और वो हमारे घरेलू घरू पंडित के हिसाब से रहे, जिनके अंडर में पूरी धार्मिक क्रियाएं होती थी और जिनके अंडर में घर के सब लोग जो है धार्मिक शिक्षा वगैरह, घर में अनिवार्य था धार्मिक शिक्षा लेना, ये सब काम होते थे। तो उनके बेटे पंडित हेमचंद जी शास्त्री, अजमेर के पुराने लोग जानते हैं उनको, उनकी भी 30 साल पहले देवलोक हुआ था, करीबन 85 वर्ष की उम्र में। वो पुरानी बातें सारी बताया करते थे। वो प्रतिमा बन गई। प्रतिमा बनने के बाद, प्रतिष्ठित होने के बाद उसको रखा गया बहुत साल तक, विधि प्रतिष्ठा नहीं हुई। विधि प्रतिष्ठा क्यों नहीं हुई? क्योंकि सलाह तो मिल गई कि आप मूल नायक स्थान पे इनको विराजमान कर लें, मगर उनके मन में थोड़ी घबराहट आ गई कि मैं मूल नायक भगवान को अपने स्थान से कैसे हटाऊं, मेरे परदादा जी की स्थापित करी हुई इतनी प्राचीन प्रतिमा को अपने स्थान से कैसे हटाऊं। सबसे पहले तो उन्होंने उस समय 1953 में वेदी प्रतिष्ठा करके और इस प्रतिमा को, बड़ी प्रतिमा को नीचे में स्थापित कर दिया, क्योंकि नसिया के अंदर कोई स्थान नहीं था। ये सारी बातें मेरे को पंडित हेमचंद जी ने बताई बाद में। नीचे तो स्थापित कर दिया। 1959 में आचार्य शिव सागर जी महाराज का नसिया जी में चतुर्मास हुआ। उन्होंने सबसे पहले पॉइंट आउट किया कि सेठ साहब ये प्रतिमा गलत स्थापित है, ये नाभि के नीचे स्थापित है। अब उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि नसिया जी में कोई स्थान ही नहीं था स्थापित करने के लिए। जब स्थान नहीं था स्थापित करने के लिए तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि किसी न किसी तरह मैं इसको कर लूं, मगर इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। इस बीच आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य देशभूषण जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य विद्यानंद जी, इतने, आर्य का सुपार्शमती जी, आर्य का ज्ञानमती जी, उस जमाने के कौन से ऐसे बड़े साधु नहीं है जो यहाँ नहीं आए हो और उनसे दादा साहब ने नहीं पूछा हो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। आचार्य विद्यानंद जी ने थोड़ा बहुत रुचि दिखाई और उन्होंने कुछ उस जमाने में सजेशंस भी दिए, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। आचार्य श्री भी यहाँ दो चतुर्मास नसिया जी में करके गए। पहला चतुर्मास दीक्षा के तुरंत बाद 1968 का, और राजस्थान का जो आखिरी चतुर्मास था 1974 का, ये दोनों चतुर्मास नसिया जी में हुए थे। तो वो उस जमाने में इन सब बातों में इतना कोई ध्यान तो देता नहीं था, मगर 1994 मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का चतुर्मास अजमेर में हुआ। उन्होंने आते ही कहा ये गलत, आते ही उन्होंने गलत कहा और उन्होंने कहा इसको मूल स्थान पे विराजमान करो और सामने वाली प्रतिमा को, मतलब पीछे वाली प्रतिमा को सामने ले। फिर वही भय आ गया कि मूल नायक को अपने स्थान से कैसे हिलाएं। फिर विद्यानंद जी महाराज के पास गए, उन्होंने पंडितों को भेजा, सब कुछ नाप जो किया, सब कुछ किया। फिर आचार्य विद्यानंद जी के पास से सलाह आई ये कर सकते हैं, दृढ़ता नहीं आई। सुधा सागर जी महाराज 35 साल की उम्र थी उस समय, मगर जो पावर था वो तो उस जमाने में सेम। भी ऐसा था, मगर हिम्मत नहीं हुई। फिर सारे आचार्यों के पास गए, कोई कुछ नहीं बोला। जितने पक्के तरह से आचार्य विद्यानंद जी ने बोला था और मुनि श्री सुधा सागर जी ने बोला, नहीं कर पाए हम तो, डर गए। आर्य का सुभाषमती जी आई 1999, उनसे पूछा पुरानी चीज में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। दूसरे दिन 5 बजे मेरे को बुलाया, बोला दोनों आदिनाथ भगवान है कि हाँ कर सकते हो, दोनों आदि स्विच कर सकते हो। हम में दृढ़ता नहीं थी। 2003 के अंदर, 2002 में ऐसी कोई घटना घटी, कोई चीज देखी हमने सुधा सागर जी महाराज की चांदखेड़ी के अंदर, वो देख करके मतलब माइंड परिवर्तन हो गया। फिर हमने परिवार में बात करी, महाराज ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है, सब मेरे ऊपर है, मैं सब कर दूंगा, तुम 15 दिन चले जाओ। मगर दृढ़ता तो हमने चाहिए। फिर हम महाराज के पास गए, महाराज आप इस कार्य को
संपन्न करवाई, जैसा आप ठीक समझ। महाराज ने कहा मैं संपन्न कराने वाला कौन? आचार्य श्री की तो जब हम तुरंत आचार्य श्री के पास गए, तो आचार्य श्री भोपाल में थे। भोपाल जाकर के आचार्य श्री से इस कार्य के लिए आशीर्वाद लिया। आचार्य श्री से निवेदन किया कि आचार्य श्री आप संघ के किसी साधु को जो है वहाँ भेजिए जो इस कार्य को कर सके। ठीक। अगले वर्ष आचार्य श्री ने सुधा सागर जी महाराज को भेजा और 2003 के अंदर सुधा सागर जी महाराज और उनके साथ 3 जने और वो अंदर उसमें गए। वेदी बनवा दी गई थी, मतलब चबूतरा बन गया था। वो 4 जनों ने मिलकर, चेन कुप्पी का तो मेरे हिसाब से प्रयोग हुआ था, मगर 4 जनों ने भी मिलकर इतनी विशाल प्रतिमा को उठा करके और उस चबूतरे पे चढ़ा दिया। इस हाइट पे थी, इस हाइट से वो 3 फुट 3 इंच इतनी ऊंची गई। किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। नसियां पूरी खाली करा ली। 2000 आदमी थे उस समय। नसियां पूरी नसियां खाली करा दी और कोई 2 घंटे के अंदर, मुझे भी अंदर नहीं घुसने दिया, और 2 घंटे के अंदर वो प्रतिमा ऊपर गिरा दी। ये आंख से देखा, पूरी अजमेर समाज ने आंख से देखा। उसके बाद हमने उनको वेदियों को पूरा सुसज्जित करने का और सजाने का कार्य हाथ में उठाया। उसमें वक्त लगा, जगह जगह जाकर के चीजें देखी। अंत में लगा कि जो कलाकारी इस नसिया जी में और उस मंदिर में है, ये तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है आर्ट की। ऐसी कलाकारी तो और कहीं है ही नहीं, किसी मंदिर में नहीं। तो यहीं से सारी चीजें कॉपी करो। फिर एक 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 करके सारी चीजें कॉपी करी और इसको पूरा का पूरा वेदियों को बनाया। ग्लास का डोर लगाया, भगवान को बीच में से नहीं कटने चाहिए। अमूमन पुराने वेदियों में आप जाओ, कभी भी दर्शन करो, कांच के दरवाजे लगे होते हैं। कांच के दरवाजे लगते हैं 2 पल्ले में होते हैं। भगवान सेंटर में विराजमान, तो वो भगवान को ऐसे बीच में से काटते हैं। अच्छा नहीं लगता, मन में अच्छा भाव नहीं आता। हमने कहा कि हम 3 पल्ले में ग्लास का डोर बनाएंगे। वो फिर हमने बनाया। यदि में हमने बेल्जियम ग्लास का काम करवाया। उधर मेन ग्लास 12 फुट का ग्लास लगा हुआ है, अवेलेबल नहीं था इंडिया में। टफन ग्लास, उसकी पैच फिटिंग्स, ये वो फर्स्ट टाइम कंपनी ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया और सक्सेसफुली किया। जो भगवान के दर्शन होते हैं उससे, ग्लास के फुल डोर से, फ्रेमलेस। उसके बाद बहुत मंदिरों ने इसको कॉपी करना शुरू किया। वेदी की डिजाइन पे हमने बहुत वर्क किया। वेदी की डिजाइन यूं की हूबहू, मतलब पेपर के ऊपर ड्रॉ करवाई, फुल पेपर 12 बाय 12 उस पर लगवा करके और पूरा ड्रॉ करवा करके उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ग्लासेस अवेलेबल नहीं है, बेल्जियम ग्लासेस अवेलेबल नहीं है, मगर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से हम लेकर के आए, प्रोक्योर करी और तीनों वेदियों को रीडू किया। आज उसकी फ्लोरिंग डिज़ाइन हमने इनोवेट करी। आज वो जो जिसने मेरे साथ बनाई थी, वो बोला आज हर मंदिर की ये डिज़ाइन जो है स्टैंडर्ड डिज़ाइन हो चुकी है। 2.5 लाख स्क्वायर फुट काम तो वो कर चुका है जैन मंदिरों में। वेदी की डिज़ाइन स्टैंडर्ड डिज़ाइन हो गई, सारी जगह काम किया। कोशिश बहुत करी कि हम उस हाइट्स को अचीव कर ले जिन हाइट्स पे नसिया जी बनी हुई है, बट डिस्पाइट आवर 100% एफर्ट हम 25% अचीव कर पाए, इससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ सकते। बट इसी तरह से आप पीछे देखिएगा, पीछे के अंदर लोगों को नज़र नहीं आता है, मगर पीछे वाली वॉल के ऊपर आज से 150 साल पुरानी बनी हुई स्वर्ण की सारी पेंटिंग्स हैं, जिसमें हाँ, उसमें वॉल्स में पेंटिंग्स है ऊपर थोड़ी थोड़ी सी। नहीं, वही जो वाली। भगवान की वेदी है ना, हाँ। उसके पीछे वाली अच्छा। बैक से दिखती है, परिक्रमा लगाते हैं तो बैक से दिखती है। उसमें 24 भगवान की चिन्ह है, माता के 16 सपने, अष्टमंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार। इतनी ब्यूटीफुल गोल्ड पेंटिंग्स है, आप देखते रह जाओ, पेटियों में रखी, लगाने की जगह। इतना आर्ट वर्क कर दिया कि नहीं लगाने की जगह। आप देखिए वो लोग, ये सारा लवाजमा जो रथ, हाथी घोड़े वगैरह बने उस जमाने के बने, 150 साल पहले। कोई दिल्ली में बना, कोई कहाँ बना, कोई कहाँ बना, और अभी भी वैसी ही है। आज रनिंग कंडीशन में है। महावीर जयंती को निकलते हैं। अभी प्रमाण सागर जी महाराज ने इंदौर के अंदर 108 रथ उत्सव किया था, उसमें अजमेर से सारे रथ गए। इतना विशाल और इतना सुंदर रथ कहीं का नहीं, जो 150 साल पुराना, जो कि बेरिंग टेक्नोलॉजी भी बना हुआ नहीं, बेरिंग होते ही नहीं थे उस समय, और आज भी चल रहा है, आज भी रनिंग कंडीशन। आज भी अजमेर की जो वो रथ यात्रा निकलती है,
उसका शो स्टॉपर आज भी वही। हम्म, उसको फिर भी, हालांकि उसको निकालना अब आसान नहीं है, मगर फिर भी हम निकाल रहे हैं सिर्फ अजमेर के लिए। मतलब कैसे इतना एफर्ट पुटअप कर दिया, हमसे वो चीजें मरम्मत भी नहीं होती, एक एक चीज के लिए छोटी छोटी रिपेयर कराने के लिए, मतलब इतना एफर्ट, लिमिटलेस। क्या उस जमाने में डेडिकेशन था, और सारा का सारा जो समर्पण था। देव शास्त्र गुरु, गुरु उस जमाने में नहीं थे, मुनि नहीं थे, सारा देव शास्त्र, देव शास्त्र, पूरा डेडिकेशन। इतना आदमी, और खुद लाइफ उस तरह की लीड करे, पूरे एक एक उसमें आपके हर आचरण में धर्म है, पूरी नसियां छने हुए पानी से बनी, यहाँ तक कि जो बैल वगैरह, जो चूना है वो गरड़ का चूना होता था, उसकी पिसाई होती थी, तो वो बैल ऐसे चक्कर लगा करके, मतलब हम्म, यूज होते थे चूना पीसने के लिए, और उस चूने की पिसाई से, मतलब दैट वाज अ हाँ, मोटार। वो बैलों वगैरह को रात में कोई भोजन नहीं दिया जाता था, वैसे भी जानवर नहीं खाते मगर तो भी नहीं दिया हम्म, जाता, और त्याग करके बैठे। और आप देखिए कि इतनी बड़ी नसिया जी का निर्माण राय बहादुर मूल सिंह सोनी ने 1.5 साल में कर 1.5 साल में। दिया। हम हमारा एक छोटा सा घर बनाने जाते हैं, हाँ, वो हमसे 1.5 साल में नहीं बनता, वो 1.5 साल में इतनी बड़ी नसिया जी का निर्माण कर दिया। सब व्यापार धंधा, उम्र क्या थी, 35 वर्ष। कहाँ से ऐसी भावना आ गई, किस 35 वर्ष वाले में किस में इतनी भावना, डेडिकेशन, इतना धर्म इंस्पिरेशन। के प्रति समर्पण, सुपर ह्यूमन एफर्ट, सिंगल मैन शो। मैं आपसे एक जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो है ना लोगों को नहीं पता है नशिया जी के बारे में, जो आप उन्हें चाहते हैं कि उन्हें पता चले। नसिया जी के अंदर मतलब बहुत कुछ चीजें हैं जो हमने अंदर सुरक्षा की दृष्टि से रख रखी हैं। इसमें अ, दर्शनार्थ वो उपलब्ध नहीं है, मगर चांदी सोने की प्रतिमा है, असली जो उनकी, हमारे पुरखों की पन्ने की माइंस थी, उनमें से निकले हुए पन्ने की प्रतिमा, स्फटिक मणि की प्रतिमा, चांदी का और सोने का तो इस तरह से उपयोग किया गया है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, उपकरणों में। चांद सोने का छत्र हम टांग भी नहीं सकते, इतना नया छत्र है। और क्योंकि आजकल चोरी का नहीं है, अभी अपन ने देखा जहाजपुर में सोने का हम्म, भामंडल लगाया, चोरी हो गया। मतलब ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि स्वर्ण लिखित भक्तामर जी और तत्वार सूत्र जी, 125 वर्ष पुराने, स्वर्ण लिखित पूरे उनके अल्फाबेट्स भी, बुक्स भी। वो के कागज के ऊपर स्वर्ण अक्षरों से लिखी हुई। ऐसी ऐसी चीजें, ताड़ पत्र के ग्रंथ, धवल धवला जी जो अपने सिद्धांत ग्रंथ है, जैसे मूलचंद जी सोनी वहां गए थे श्रवण बेलगोल, इसी तरह से, सॉरी, श्रमेश शिखर जी गए थे, इसी तरह से वो एक यात्रा संघ लेकर के श्रवण बेलगोल और गुड़बद्री जी गए, गिरनार जी होते हुए वही 1,000 आदमी। मगर उस समय तक 1885 या 1890 के आसपास की बात है, ट्रेन भी चल गई थी, काफी कुछ डेवलपमेंट उस समय तक हो चुके थे। वो यहाँ से गिरनार जी गए, गिरनार जी में जाकर के दर्शन वगैरह करके बॉम्बे गए, और वहां समुद्र के जहाज से बैठ करके मैंगलोर गए, और मैंगलोर जाकर के वहां से मूडबद्री गए, मूडबद्री जाकर के सिद्धांत ग्रंथों के दर्शन करे, यानी अपने धवला जी वगैरह। और सिद्धांत ग्रंथ धवला जी वगैरह के दर्शन करने के बाद देखा कि वो कन्नड़ भाषा में, और वो कन्नड़ भाषा जो है कोई समझता नहीं। तो अगर ये समझते नहीं है तो माँ सरस्वती का इतना बड़ा आशीर्वाद जो हम लोगों को प्राप्त हुआ हुआ है, जो तीर्थंकरों की ओरिजिनल वाणी है, वो हमारे तक कैसे पहुंचेगी? इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। वहाँ एक पंडित था जो, कन्नड़ में भी बहुत सारी कन्नड़ भाषाएं, जो उस कन्नड़ भाषा को भी जानता था और संस्कृत को भी जानता था, वो राजदरबार में नौकरी करता था। दादा साहब मूलचंद जी जो वहाँ गए थे, तो वो वहाँ राजा से भी मिलकर के आए थे, और क्योंकि उनका ब्रिटिशर्स में बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने सब कुछ ब्रिटिशर्स के थ्रू टाई अप करवाया था।
और जब ब्रिटिशर्स कुछ बात बोलते थे तो राजा महाराजा भी उसको टाल नहीं सकते। तो उन्होंने एफर्ट करके उस पंडित को राज दरबार से छुट्टी दिलवाई, और छुट्टी दिलवा करके उनका ट्रांसलेशन धवला जी का स्टार्ट करवाया। उसकी पत्रावली मेरे पास पड़ी है 1885, वो उन्होंने चालू करवाया उसका ट्रांसलेशन। और वापस अजमेर आकर के और यहाँ से अर्थव्यवस्था भी करते रहे, और करीबन 250-300 श्लोकों का उन्होंने करवा लिया। उस भी शायद पंडित जी की डेथ भी हो गई या कुछ हो गया। और बॉम्बे से माणक चंदी जवेरी थे, वो फिर वहाँ जाने लगे। श्रवण बेलगुर बम्बई से पास भी पड़ता था। फिर उन्होंने इस काम को टेकअप किया और धवला जी का पूरा ट्रांसलेशन वहाँ से हुआ। उसकी एक हस्तलिखित कॉपी नसिया जी में सुरक्षित है। और जो अपने सरस्वती भंडार है, जिसकी स्थापना आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में हुई थी 1974 के चतुर्मास में, उसमें सबसे पहले वो धवला जी को ही विराजमान करके स्थापना की गई थी। उसके चित्र वहाँ सरस्वती भंडार में आज भी लगे थे, स्थापना के आचार्य श्री के 74 के। हम लोग वहाँ मौजूद थे उस समय, हम जब बच्चे थे मगर वहाँ मौजूद थे। तो आप सोचो कि क्या विजन, क्या एफर्ट। चिट्ठी पत्री जाती थी जो 1 महीने में पहुंचती थी, न ट्रेन। हम तो यहाँ व्हाट्सएप पे डालते हैं, गई हमारा मैसेज गया, क्या कम्युनिकेशन के साथ है। और उसकी जो ओरिजिनल पत्रावली है वो मेरे पास रखी हुई है आज। दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, छोटी 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 सारी जगहों के ऊपर अराउंड 1860 रथ यात्रा वगैरह कुछ भी नहीं निकलती थी। उन्होंने जाके जगह जगह प्रेरणा दी, आप जैन उत्सव बनाइए। जैन उत्सव बनने लगे, ब्रिटिशर से परमिशन दिलवानी शुरू कर दी। जगह जगह ब्रिटिशर से परमिशन दिलवानी शुरू हुई। 1860 का एक कागज मेरे पास रखा हुआ है, लाहौर प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ, जिसमें जैन्स को ब्रिटिशर्स ने परमिशन दी है दिल्ली में रथ यात्रा निकालने की। 1895 में या 1892 या 1885 इस पीरियड के अंदर वो श्रवण बेलगुल की यात्रा से बॉम्बे आए, वापस रिटर्न। जब रिटर्न बॉम्बे आए तो वहां पर उनके साथ वालों ने कहा कि सेठ साहब, यहाँ राजस्थान की कम्युनिटी बॉम्बे में इतनी बस गई है, आप यहाँ मेला भरवाइए पूरा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने बेटे नेमी चंद जी को भेजा अजमेर, और ये अपना जो 2 घोड़े वाला बड़ा रथ है वो अजमेर से बॉम्बे गया। वो महीने भर वहाँ बॉम्बे रुके, सारे लोग उनके साथ में थे, बॉम्बे रुके। फिर उन्होंने राजस्थान की जितने लोग थे बॉम्बे में, उनको सबको इनवाइट किया। बड़ी भारी रथ यात्रा निकाली बॉम्बे में, और बड़ी भारी रथ यात्रा निकाल करके पूरी मारवाड़ी कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, नॉट ओनली जैन्स, मारवाड़ी कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, उनका सबका मेला करके उनका जीवन किया। बहुत बड़ा उत्सव बनाया। उस जमाने का मेरे पास उसका डिटेल मेरे ग्रैंडफादर ने भैयों से निकाल रखी है। 20,000 रुपीज एंड अराउंड 20,000 पीपल उस वक्त के 20,000। अरे इट वाज अ फॉर्च्यून। मैं आज मेरे को इंदौर भेजने के अंदर रथ इतना एफर्ट आया कि क्या बताऊं। आज ट्रकें हैं, आज मेटल रोड्स हैं, सब कुछ है। कैसे उन्होंने यहाँ से भेजा, बॉम्बे भेजा, रथ यात्रा निकलवाई, खुद का रहने का कुछ नहीं। और मंदिर और नसियां ऐसी बनाई कि बस देखता रह जाए कोई आदमी, और खुद के रहने का घर देखो, होपलेस। हवेली आई नहीं, वो आज का बाद का रेनोवेटेड रूप है। जो ओरिजिनल था कुछ नहीं था, न रेनोवेट करवाया। एक बार क्योंकि भागचंद जी सोनी की शादी हुई इंदौर, सर सेठ हुकमचंद जी कासलीवाल, उनकी डॉटर से ससुराल गए। बड़ा ग्लैमर था, जबरदस्त ग्लैमर था सब जगह, बड़ा अच्छा सोने का काम सब कुछ। वहां आकर के उन्होंने अपने फादर टीकम चंद जी सोनी से कहा कि भाई साहब, इंदौर में मैंने बहुत अच्छा कांच का सोने का सब काम देखा, अपने यहाँ भी वैसा कराएं।
तो उनके फादर ने कहा करो। नेक्स्ट डे से जो नसिया की मेन भगवान है ना, उनके ऊपर वाली छत देखी, कभी नोट करना, आउट ऑफ द, इतनी खूबसूरत छत है, जैसे कोई गहने की जड़ाई कर दी हो, जड़ाव गहने की। तो नेक्स्ट डे से उन्होंने चालू करवा दिया काम। थोड़े दिन काम चलता रहा तो उन्होंने अपने फादर से कहा, भागचंद जी ने, कि भाई साहब ये नसिया में तो आप छत का काम करा रहे हैं, वो तो ठीक है, मगर मेरा मन था अपने घरों में हो। उन्होंने कहा ये सोने के काम और कांच के काम और इतने ग्लैमरस काम जो है ये मंदिरों में होते हैं, घरों में रहने के लिए, ये भगवान के घर के काम है। मना कर दिया अपने बेटे को। और वो छत बनवानी शुरू करी, उसको बनने में 8 साल लगे, उस एक छत को बनने में। वो देखना कभी छत कभी नजर नहीं पड़ती है जल्दी से, मगर भगवान के सामने दर्शन करो तो ऐसे ऊपर डालना। तो ये मॉरल्स, ये प्रिंसिपल्स, ये किसको क्या दे रहे हैं किसी को पता ही नहीं चलता था। मूलचंद जी सोनी वाज अ बिग फिलैंथ्रोपिस्ट। इतनी समाज वालों की मदद करते थे, समाज गांव में रहती थी ज्यादातर, और धीरे धीरे माइग्रेट हो रही थी, वर्क नहीं था उनके पास, काम करते थे, उनको मालूम पड़ जाता था कि किसी की स्थिति खराब है। एक सिस्टम डाल लिया था उन्होंने, सबको जो है वो कोई भी विशेष वो पर्व आता तो वो घर से जो है सबको नारियल के अंदर कुछ चीज भर भर के देते थे। अब ऐसे तो जैनी बड़ा नेचुरल है, बड़ा बहुत स्वाभिमानी है, तो लेगा नहीं, सबके सामने लेगा नहीं। कहीं जाओ और ओपनली आप मदद करो तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो वो क्या करते थे, नारियल लेते और हर एक जने को बांटते, आधा काटते उसको रख देते, उसमें जो संपन्न व्यक्ति था तो उसको बादाम भर के दे देते। थोड़ा मदद की जरूरत थी तो उसमें चांदी के सिक्के भर के देते। और जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी उसको सोने की गिन्नी और मोहर डाल के दी। कि पंडित हेमचंद जी ने मेरे को सारी बातें बताई, मैं तो बिलीव नहीं कर सका। बोले मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को मेरे दादाजी की सब बातें बताई। और इसके अलावा खुद के हरि के त्याग, अष्टमी चतुर्दशी, जो पंडित जी थे, पंडित सदाशिव जी, वो एक बड़े राजा की नौकरी करते थे, बड़ी साधारण सी स्थिति के थे जयपुर में। उनका भी काम सिर्फ जिनवाणी स्वाध्याय, इसके सिवा कुछ नहीं। तो जब वो अजमेर आते थे यहाँ पे तो मूलचंद जी सोनी के पास रुकते थे। मूलचंद जी सोनी तो उस जमाने के राजा थे, उनके पास आना तो राजसी वैभव और खाना पीना हर तरह की चीजें। मूलचंद जी सोनी जब जयपुर जाते थे, उनकी खुद की गद्दी, दुकान, हवेली सब कुछ थी, मगर वो ठहरते पंडित जी के पास। तो पंडित जी की वाइफ की डेथ हो चुकी थी, तो पंडित जी साधारण स्थिति के थे, वो कुछ खुद ही बनाते थे खाना वाना। मूलचंद जी सोनी को मन में आया कि कहीं पंडित जी को मन में कोई भावना नहीं आ जाए कि मैं अजमेर आता हूँ तो मैं उनको इतना वो हो रहा है और मैं वहां जाता हूँ तो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि पंडित जी ने उनसे पूछा कि आप सेठ साहब क्या भोजन बनाओ। पंडित जी कुछ भी बनाओ, मेरा तो मीठे और घी का त्याग है, बाकी आप कुछ भी बनाओ। अब मीठा और घी अगर भोजन में नहीं डाला, अगर मीठा और घी का भोजन नहीं बनाया तो फिर बाकी भोजन बनाई क्या, मतलब फिर एक्सपेंसिव नहीं होएगा भोजन, कभी भी एक्सपेंसिव नहीं हो सकता। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख करके जो आदमी डाउन फील नहीं करे किसी हालत में, इतना डीप स्टडी हर चीज की, ह्यूमन साइकोलॉजी। 14 का और उसका सवारी का त्याग, एक यहाँ से जयपुर पहुंचने में 3 दिन लगते, बैलगाड़ी में बैठ के, मेटल रोड्स। तो वो एक दिन जा रहे थे, जयपुर करीबन 50 किलोमीटर दूर था। सडनली उनको याद आया, आज तो चतुर्दशी, वाहन त्याग, पैदल तो वॉकिंग, वो फिर वॉक करके वहां तक, जयपुर तक जा रहे हैं। वॉक करके जयपुर। इसी तरह से परिग्रह परिणाम कर रखा था, मतलब 4 जोड़ी कपड़े। बिकॉज ही वॉज नोन एज अ जैन सेंट, ब्रिटिशर्स तो उनको वही बोलते थे, इज अ जैन सेंट। तो 4 जोड़ी कपड़े का था। उस जमाने में चाइल्ड डेथ्स बहुत होती थी ड्यूरिंग बर्थ, चाइल्ड बर्थ। तो एक किंवदंती थी कि इनका बदन का उतरा हुआ कपड़े में अगर बच्चे को लपेटा तो बच जाएगा। तो उनका ड्रेसिंग तो ये थी।
अंगरखा और हम्म। धोती और ट्रेडिशनल, ये कुर्ते पजामे और ये सब तो आज चले, उस जमाने में तो ये सब होता ही नहीं था। शेरवानी भी अपनी इंडियन ड्रेस नहीं, अपनी ड्रेस तो धोती दुपट्टा या अंगरखा, हम्म। ये तो मुस्लिम का इन्फ्लुएंस है शेरवानी। तो इनका दुपट्टा या धोती कुछ भी लोग ले जाते थे। फिर नौकर आके इनको बोलता था, सेठ साहब आज वो उनके बच्चा हुआ, वो आज आपका कपड़ा ले गए, तो एक नया लेना पड़ेगा। ठीक है, एक नया ले, एक निकले तो एक आप, वर्णन नहीं। हम्म। कहाँ इन मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को आज हम फॉलो कर सकते हैं? नहीं हो सकता। बेसिकली वी आर ऑल ड्रिवन बाय, आज भी हमारी फैमिली जो है, वी आर ड्रिवन बाय द हाई स्टैंडर्ड सेट बाय, वी कांट वी कांट इवन इमेजिन टू टच देम, बट बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि हम किसकी लाइनेज में, गलत काम नहीं हो जाए कोई हाथ से। इमेज कॉन्शियस भी होना पड़ता है, सब चीज के लिए होना पड़ता है। मतलब आज जो चीजें हम लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली, आज मतलब वी आर नॉट चेंजिंग। आज हमारे खान पान के अंदर, उठ बैठ के अंदर, सोच के अंदर, आज से जो 100 साल पहले जो हम लोगों की जो थिंकिंग चलती थी, आज हम वो नहीं कर रहे हैं, और ट्रू जैन लाइफ हम लोग लीड नहीं कर रहे हैं। क्या पानी की, आज जो आचार्य श्री ने जो मुनि धर्म को निभाया है, हम बात करते हैं कि चतुर्थ काल की वो है चर्या है। अरे भाई, चर्या तो यही होती थी, आज हमने खराब कर दी। इसलिए आपको लग रहा है कि आचार्य श्री ने बहुत अच्छी चर्या निभाई। आचार्य श्री ने वो चर्या निभाई जो महावीर भगवान ने निभाई, और वही हमारे गुरुओं की चर्या है। हमको भी जो है, हमारी चर्या श्रावक की डेफिनेशन क्लियर कट डिफाइंड है, हम फॉलो ही नहीं कर रहे। गलती तो हमारी। 100 साल पहले सब फॉलो होता था, बिल्कुल फॉलो होता था। इतना रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ था, बट व्हेन आई वाज शिफ्टिंग हवेली से यहाँ, फिर मैंने सब हटा दिया। कमरे के कमरे भरे हुए थे, कौन पढ़े, खराब हो रहे थे, कागज खराब हो रहे थे। चीज़ और नोटिसेबल उसमें थी कि है ना, उसमें ब्रिटिश आर्मी के थोड़े से वो स्क्रप्चर्स भी थे हाँ, उसकी दैट इज राइट। शिला वो में। क्या है कि क्योंकि ये जयपुर में बना, हम्म। और जयपुर के अंदर ब्रिटिशर्स का एक आर्मी की ट्रुप रहती थी, और ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस के बाद आर्मी की ड्रेसेस और ये सब चीजें इंट्रोड्यूस हुई। हम्म। तो वो जब जयपुर में बना, तो आर्ट तो क्या है कि आपका उसी एरा में आने से इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए वो सारा का सारा। अब जैसे वो जो रचना बनी हुई है, वो पूरी की पूरी जयपुर के सिटी पैलेस के ऊपर मोर और लेस उसी पैटर्न पे, क्योंकि दैट वाज द आर्किटेक्चर व्हिच वाज प्रेवेलेंट। नसिया भी उसी आर्किटेक्चर में बनी हुई है दैट टाइम। राजपूत एंड मुगल आर्किटेक्चर, दैट वाज द इन थिंग। आज भी आज अपन हेरिटेज 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 की जो बात करते हैं, जो नई बिल्डिंग्स हेरिटेज बनती हैं, होटल्स बनती हैं, जो भी बनता है, वो उसी आर्किटेक्चर को कॉपी कर रहे हैं। दैट इज मुगल एंड राजपूती आर्किटेक्चर। तो जिस एरा में जो चीज बनी, आज साउथ इंडिया में अपन जाते हैं, तो वहां पर कोई इनका इन्फ्लुएंस नहीं था, उनका एक अलग कंस्ट्रक्शन की, मंदिरों वगैरह की अलग वो अलग हो शैली जाते है। हैं। दैट ऑल डिपेंड्स वेयर द थिंग इज बीइंग मेड एंड व्हाट इज द, आज आई डोंट नो, हैव यू बीन टू सम चर्चेस? हाँ। अब यस। चर्चेस के अंदर देखो, वो एक गॉथिक स्टाइल है, हाँ। वही कॉपी होती है, वो डेविएट नहीं करते हैं कभी। ऑल ओवर द वर्ल्ड चर्चेस बनेंगे तो वही स्टाइल से बनेंगे, उनका इंटीरियर वो एक सेट स्टाइल में चलता है। अब उसी को ग्लैमराइज कर देते हैं, उसी को छोटा है तो छोटा कर देते हैं। तो अपने मंदिरों में भी एक ही स्टाइल से वेदी बनती है, सब कुछ मतलब एक स्टाइल है, उसको चेंज नहीं किया लगभग जाता। लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा बस हाँ, डिफरेंस। बढ़िया क्वालिटी ले लो, बढ़िया पत्थर ले लो, बढ़िया कार्विंग करा लो, ये सब चीजें मतलब आइडिया इज कि देव शास्त्र गुरु की खूब प्रभाव ना होवे, खूब प्रभाव ना होवे, आदमी वहां आवे तो उसका मन लगे, भाव लगे, एंड देन आपकी खुद की भावना है, इसलिए आप उसमें डेडिकेट कर रहे हैं। आज कोई देखेगा तो अरे भाई, अच्छा का टेम्पल, अच्छा ये ऐसा है, तो कहीं ना कहीं तो उस धर्म की प्रभावना बढ़ेगी। एक मैं नेक्स्ट आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप बैलेंस कैसे करते हो वहाँ की मंदिर की पवित्रता को भी, और साथ ही साथ जो टूरिज्म की एंट्रीज वहाँ पे होती हैं उनको? डे वन से जो बनाने वाले थे, अगेन इतनी सोच थी उनकी, इतनी जबरदस्त सोच थी,
probably they visualized all these things. उन्होंने विजिटर एंट्री गेट अलग कर दिया और टेम्पल गेट एंट्री गेट अलग कर दिया। आज भी हम टेम्पल का गेट इतना ग्लैमरस है कि हर कोई उसमें घुसने की कोशिश करता है, विजिटर। देन वी डायरेक्ट देम कि आप विजिटर गेट पे जाइए, कि हम यहाँ जाएंगे नहीं, ये मंदिर है, ये जैन मंदिर है, इसमें नहीं, हमको एंट्री क्यों नहीं? दैट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। भाई इसलिए एंट्री नहीं क्योंकि इट इज अ जैन टेम्पल। जैन टेम्पल है तो हमको क्यों नहीं एंट्री, हम क्यों नहीं जा सकते? कोई जैनियों के भगवान थोड़ी, उनको सीधा दिखा देते हैं, वहाँ लिखा हुआ है राइट ऑफ एंट्री रिजर्व, आप नहीं जा सकते। थोड़ा बहुत कई जने लड़ते झगड़ते हैं, मगर फिर हम उनको नहीं, हमने वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, हम नहीं जानते। हमारा इसके मामले में एक बहुत क्लियर थॉट है। हम जब किसी वैष्णव मंदिर में या किसी मॉस्क को देखने जाते हैं या किसी चर्च को देखने जाते हैं, क्या वर्शिप करने जाते हैं? नहीं। देखने जाते हैं। हाँ। तो वो हमारे मंदिर में अगर आते हैं तो वो क्या वर्शिप करने आ रहे हैं या देखने आ रहे हैं? देखने आ रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे रिलीजन वाले में जाते हैं, जैसे चर्चेज में जाते हैं, तो वहाँ तो जूते अंदर लेके जाते हैं। मैंने कहते जैनियों को मानस्तंभ के पास डांट लगा के भेजा है, वापस जूते खोल के आओ, मोजे खोल के आओ। रोज का काम है मेरा। आप क्या नहा के अंदर आए? आपकी लेडीज शुद्ध अवस्था में है या नहीं? डू यू रियली केयर? दूसरा धर्म वाला, डू दे रियली केयर? दे डोंट। Why will they maintain your religious sanctities? They will not. उनके वो फीलिंग्स ही नहीं है, उनकी वो भावना ही नहीं। तो हमारे मंदिरों की तो पवित्रता खत्म होती है उससे, हमारे मंदिरों का अतिशय खत्म होता है उससे। तो हम हमारे हाथ से हमारे ही मंदिरों का अतिशय खत्म करवा लें, इसलिए वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, हम नहीं जाते। इंदौर में 5 मंदिर है, बहुत टूरिस्ट आते हैं वहाँ, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ दोनों चीज़ें एक ही है। तो वहाँ आप कैसे बैलेंस करते हैं? इंदौर में है 5 मंदिर, वहाँ तो होता नहीं। तो मैंने तो बोला भी, मैंने कहा मैं तो आपकी जगह हूँ तो मैं तो इसकी व्यूइंग गैलरी अलग बना दूँ, बाहर के बाहर कॉर्डन ऑफ होकर के वहाँ से निकल जाओ। मगर वो कंस्ट्रक्शन उस तरह का नहीं है। फॉर्चुनेटली इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है तो टूरिस्ट अलग जाओ, अलग से अलग निकल। संजय गांधी नसियां देखने आए थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि मैं यहाँ अभिषेक कर सकता हूँ? तो हमारे मैनेजर थे, उन्होंने उनको नियमावली दिखा दी, आपके सब व्यसनों का त्याग हो तो हम आपको अभिषेक करने दे सकते। क्या है ये आपके सब व्यसनों के त्याग? तो उनके मुंह पे बोला, आपका जो है जुआ, परस्त्री, मदिरा, मांस, मधु और परस्त्री गमन, वेश्या गमन, ये सब शिकार, ये सब त्याग होने चाहिए। अच्छा अच्छा, डिड से मतलब कोई इंसिस्ट नहीं किया, मंदिर में लेकर के नहीं आया। मतलब ठीक है, कोई डिग्निटरीज वगैरह को हम ले आते हैं मंदिर में, मगर जनरल पब्लिक क्या वो नहा के आए या दूसरे ने नॉन वेजिटेरियन खा करके अपने हाथ भी धोए थे जो हमारे मंदिर में घुस रहा है, हम पाँव भी धो करके घुस रहे हैं। वो चमड़े के कपड़े पहन के जा रहा है, चमड़े के जूते पहन के जा रहा है, उसकी जेब में चमड़े का पर्स है, उसके बेल्ट चमड़े की लगी हुई है, उसका रिस्ट स्ट्रैप चमड़े का है, थोड़ी चमड़ा मरा हुआ जान। तो ये हम हमारे मंदिर में एंटर करा दें तो हमारे मंदिर की सेंटिटी क्या रही? हम नहीं करना, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। फॉर्चुनेटली हमारा एक कोर्ट जजमेंट आया 1951 के आसपास, वो है हरिजन प्रवेश निषेध। जैन टेम्पल्स में राइट ऑफ एंट्री रिजर्व्ड है और हमारे को राइट मिला हुआ है, राइट ऑफ वर्शिप टू आवर टेम्पल्स एंड वी कैन रिफ्यूज एंट्री टू एनी। आज कोर्ट केस हो जाए नहीं तो, दैट इज इन आवर फेवर। हिंदू एक्ट आया था 1948 में, आचार्य शांति सागर जी ने उसको जो है अपोज किया था और उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था। 3 साल तक उन्होंने अन्न का त्याग करके रखा और तब जाकर के वो कोर्ट केस अपने फेवर में आया और तब अपने को अपने एक्ट, राइट ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर अपने को राइट मिला। तब से आज तक वो बना हुआ है। नाउ वी डोंट स्पीक अबाउट इट मच। है अपने पास, कभी एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ी तो कर लो, नहीं तो जस्ट बी साइलेंट। हमारे वहाँ पर कई बार तो हाँ, क्षमा सागर जी महाराज बोले नसिया जी के अंदर, अजमेर सोनी जी की नसिया में तो
एंट्री नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल से एंट्री मिलती है। तो हम तो बुंदेलखंड से यहाँ आ रहे थे। 78 का किस्सा सुनाया उन्होंने मेरे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नेक्स्ट वीडियो, ताकि सीधे आपके पास आ जाए। और हमारे पार्ट 2 में आने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट नशिया जी, सोनी जी की नशिया, एंड अबाउट द सोनी फैमिली इटसेल्फ। साथ ही साथ अजमेर के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और सबसे ज़्यादा नशिया जी के बारे में, जैनिज्म के बारे में जानिए। जय हिंद, जय भारत।